आप जानते हैं अभी 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क पखवाड़ा मनाने का तय किया है और इस एक महीने के अंदर समाज के विभिन्न तबकों के बीच में हम सरकार की उपलब्धियों को ले जाने का काम करेंगे। जब पहली बार मोदी जी की सरकार देश में बनी 2014 में, तो हमने संकल्प लिया था कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होगी। आंकड़े इस बात के गवाह हैं, लेकिन उन संकटों में भी मोदी जी का कुशल नेतृत्व समाधान खोजता हुआ देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं हम लोग संकट में आए थे जब कोरोना का काल देश में आया। मैं 2.5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे ज्ञात है कि पहले जब पोलियो अभियान चला था, पोलियो आया था, उसका टीका आने में भारत में 50 साल लगे थे। मीजल्स के टीका आने में 40 साल लगे थे। लेकिन जब कोरोना का संकट पूरे दुनिया का संकट था, ये हमारा संकट केवल भारत का नहीं था। टीके पहले दुनिया में अमेरिका में बनते थे, किसी और देश में बनते थे, और यहाँ आने में 40-50 साल बाद भारत की भूमि पर आते थे। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना का 2 टीका भारत ने बनाया 1 साल के अंदर, और पूरे भारत में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 220 करोड़ टीके लगाए गए। और केवल हमने अपने देश में ही टीके लगाए सबको, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने दुनिया के कई देशों को टीका सप्लाई करके वहाँ के लोगों का जान बचाने का प्रयास किया है। अब इस कोरोना काल में आप जानते हैं गरीबों के सामने एक भुखमरी का संकट पैदा हो गया। लॉकडाउन में लोग कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे रहें, तो उसके समाधान के लिए माननीय मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना लागू की। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर यूनिट पर मंथ लगातार 3 साल तक हमारी सरकार ने देने का काम किया। कुल मिलाकर 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया हम लोगों ने। ये एक सेवा का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है। सुशासन की बात आप करें तो आप जानते हैं कि हम लोग की सरकार आने के पहले जो यूपीए की सरकार थी देश में, वो सरकार भ्रष्टाचार की प्रतीक थी। हर समय घोटाले की चर्चा होती थी। एक घोटाला बंद हो तो दूसरा घोटाला उसके पहले सामने आ जाता था। और आपको यह भी ध्यान में होगा कि जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था अगर 1 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं गरीबों के लिए तो गरीबों के खाते में पहुँचते पहुँचते केवल 15 पैसा रह जाता है। माननीय मोदी जी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और पहला निर्णय लिया कि जनधन खाता खोलेंगे। आपको ये भी ध्यान में होगा जब जनधन खाता खोलने की बात हमने गरीबों के लिए की तो बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, विरोधी पार्टी, गरीब का कोई खाता होता है क्या? लेकिन आज देश में 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाता खुला है गरीबों का। और लाभ क्या है? आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपया भेजती है दिल्ली से तो पूरा का पूरा 100 रुपया गरीब के खाते में जमा हो जाता है। कोई बिचौलिया, कोई दलाल उस पैसे को लूट नहीं पाता है। ये सुशासन हम जिसके लिए काम करना चाहते हैं उसको पूरा का पूरा हक मिले, उसको उसका लाभ मिले। इस योजना के तहत हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है। और आज आप अगर इसका विचार करिए डिजिटल खाते का, तो आज दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट भारत में होता है। दुनिया की बात कर रहा हूं। अभी
जब सरकार बनी तो आपको ध्यान में होगा, मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी। पहला भाषण याद करिए जब पार्लियामेंट में गए थे, ये नारा नहीं था, इसको संकल्प के रूप में लिया था हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार ने इस बात का विचार किया कि कोयले पे खाना बनाना, लकड़ी से खाना बनाना लोगों की बीमारियां आमंत्रित करता है, हम गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम करें। और अब तक 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन फ्री में भारत की सरकार ने गरीबों को दिया है। हमने तय किया था हम गरीबों का आवास बनाएंगे। अब तक 3 करोड़ आवास हम बनाने में सफल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हर घर में नल का जल पहुंचाएंगे। अभी तक 8 करोड़ 67 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाने में हमने सफलता पाई है। मैं सिवान बहुत दिन से आता हूं। पहली बार मैं आज से 54 साल पहले सिवान आया था, 69 में, जब मैं 16 साल का था। उसके बाद तो बहुत बार आया पार्टी के काम से। मैं जब सिवान आया करता था, मैं देखता था जब रात में अगर लौटना होता था यहाँ से, तो सड़क के किनारे की स्थिति का अंदाज मुझे था। ध्यान करिए, आप भी याद आता होगा आपको भी, गांव के अंदर हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे सौंप बैठी रहती थी, और जब गाड़ी का लाइट जलता था तो सर झुका लेती थी लज्जा के कारण। मोदी जी ने तय किया हम महिलाओं को इस कष्ट से उबारेंगे। और आपको जान बताकर प्रसन्नता हो रही है मुझे, अभी तक 11 करोड़ 72 लाख शौचालय का निर्माण का काम हमने पूरा किया है। हमने इसको इज्जत घर का नाम दिया है। जब गरीब आदमी कोई बीमार पड़ता है तो गंभीर बीमारी आ गई तो चिकित्सा कैसे हो, लोगों को कोई घर गिरवी रखता है, कोई गहना गिरवी रखता है, लेकिन बच्चों को बचाना, परिवार के लोगों को बचाना चाहता है। इस देश में, संभवतः दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना होगा। 10 करोड़ परिवार है, 50 लाख लोग करीब हैं, उनको प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का फ्री चिकित्सा सुविधा ये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने किसानों के लिए जहां सम्मान निधि की योजना बनाई, 11 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया हम उनके खाते में डालते हैं। अनेक ऐसी योजनाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र आपके सामने किया, योजनाएं बहुत है, उन सबका विवरण दूंगा तो घंटों लगने वाले हैं। लेकिन मैंने जितनी योजनाओं में चर्चा आपके सामने किया, हमने इसमें भेदभाव नहीं किया, हमने इसमें जात पात का विचार नहीं किया, हमने अगरा पिछड़ा का विचार नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान का विचार नहीं किया। समाज का कोई तबका एक ही पैमाना था, गरीब होना चाहिए, चाहे वो किसी जात में पैदा हुआ, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ। ये हमारी सोच है, क्योंकि हमारी पार्टी की कल्पना ही रही अंत्योदय, अंतिम आदमी के उदय की। इसलिए आप गौर करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम में जितनी योजनाओं की चर्चा मैंने आपके सामने की, बिना जाति संप्रदाय का विचार किए हुए उन सब गरीबों के लिए काम करने का काम हमारी सरकार ने किया, जिनके लिए हम समर्पित थे। आप जो बुनियादी ढांचा है, आप उसके आगे बढ़िए। सड़क, रेल, मैं कुछ आंकड़े बाद में दूंगा आपको। सड़क, रेल, वायुयान, जल मार्ग, इन सबके विस्तार के लिए देश में जितने काम 9 साल में हुए, उतने काम 60 साल में नहीं हुए। हमने 370 समाप्त किया। कश्मीर में याद करिए, आप पहले रोज समाचार मिलते थे कि साहब सेना के जवानों पर ढेला चले। 370 की समाप्ति के बाद एक भी ढेला नहीं चला। और मजेदार बात है कि G20 की मीटिंग हो गई कश्मीर में। कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई। हमने जब 3 तलाक के कानून को बनाया,
क्या लाभ उसका है आपको जानकर आश्चर्य होगा। 3 तलाक की घटनाओं में 82% की कमी आ गई। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, 3 तलाक कारण का जो जीवन नरक हो जाता था, हमने उनको मुक्ति दिलाया उससे। एक एक कदम हमारे ऐसे हैं कि समाज के हर तबके को उसका लाभ मिलता जा रहा है। हमने अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया 34 साल के बाद। हमने इस बात का प्रावधान किया है कि हायर एजुकेशन केवल अंग्रेजी में क्यों पढ़ाई जाएगी। अब लोगों को स्थानीय भाषा में हायर एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकता। मैं गया था जर्मनी एक बार, अभी जब मंत्री था तभी गया था 8 में। मैं तो जर्मन जानता नहीं था, अंग्रेजी तो बोलता ही था, कोई बात नहीं करता था अंग्रेजी में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जर्मनी में अंग्रेजी बातें नहीं करता। तो वहां एक था कि हम अपनी भाषा में बात करें। तो हमारी सरकार ने तय किया नई शिक्षा नीति के तहत कि जो भारत के अंदर हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु जो भाषा हमारे यहाँ है, उन भाषाओं में भी हम उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई करने, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का काम करेंगे। और ये काम धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, देश हमारे मानबिंदु है। हमारा देश बड़ा देश है और ये देश एकात्म इसलिए है कि हमारे श्रद्धा के केंद्र एक प्रकार के। मोदी जी की सरकार ने ऐसे सारे श्रद्धा के केंद्रों को फिर से उसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। आप सबको ध्यान में होगा, काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर बनाने के बाद वहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ गया। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बना, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ के रास्ते सुगम किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5वां स्थान, उनका जन्म स्थान, उनकी दीक्षा का स्थान, उनके महानिर्माण का स्थान, जहाँ वो रहते थे वो स्थान, जहाँ पढ़ते थे वो स्थान, 5वां स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। साथ साथ राम मंदिर के निर्माण का काम तो चल ही रहा है और 2024 में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा भी होगा। और मुझे लगता है कि तुरंत भी जब वहाँ कार्यक्रम होगा तो मोदी जी वहाँ जरूर रहने वाले हैं। मित्रों, ये इन बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, आप ध्यान करिए, उसके पहले दुनिया की राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारी भूमिका नगण्य थी, हमारी आवाज कम सुनी जाती है। लेकिन आज दुनिया की राजनीति अगर तय होती है तो भारत को इग्नोर करने का साहस किसी को नहीं है। और प्रमाण भी निकाल, G20 की अध्यक्षता मिल गई भारत को। कभी इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। G20 की अध्यक्षता मिल गई। और हमने तो अभी देखा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में कहता है मोदी इज बॉस। मामूली बात नहीं है। कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कहे, ये छोटी बात नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी से उठकर के आता है मिलने के लिए इनकी कुर्सी के पास, और तो और एक देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का पैर छूकर प्रणाम करता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये जो भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, कई उदाहरण आपके सामने। भारत के नागरिक कई बार विदेशों के अंदर संकट में फंसे, यूक्रेन में फंसे, सूडान में, कई जगह फंसे। ऐसे सभी समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का काम किया तत्परता के साथ। और यूक्रेन का उदाहरण तो गजब का है। क्या कितनी आवाज है भारत के प्रधानमंत्री की। एक बात से आप अंदाज कर सकते हैं, जब यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री भी और रूस के राष्ट्रपति भी, दोनों देश के राष्ट्रपति तो अगर मोदी जी फोन करते हैं तो भारत के लोगों को आने के लिए सेफ रास्ता देने का काम वो दोनों देश करता है, जो दोनों आपस में लड़ने का काम कर रहा है। और तिरंगे का कमाल था, जिसके हाथ में तिरंगा उसको कोई बोलने वाला नहीं, कोई चला रहा है। और तिरंगे का मान कितना बढ़ गया, याद करिए आप, जब पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने उस तिरंगे को हाथ में लेकर के वहाँ से निकलने का मार्ग अपनाया, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये जो मान सम्मान पूरी दुनिया में भारत का बढ़ा है,
हमें इसका विचार करना चाहिए। क्या परिवर्तन आया देश में? आंकड़े आपको दूं तो आपको और थोड़ा ज़्यादा उससे स्पष्टता होगी। आप जानते हैं कि भी अब तो इंटरनेट का युग आ गया, अब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले इस देश में केवल 96,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे और आज देश में 5,23,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 641 थी, 641, और आज 1341 है, जिसमें एक आपके सीवान में ही बन रहा है। ये सीवान में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने जो 8 मेडिकल कॉलेज बिहार को दिया था उसमें से एक। एम्स 14 में 8 की संख्या में था, अपने यहाँ भी एक था। आज एम्स 23 एम्स स्वीकृत हैं जिनका काम चल रहा है। बिहार का एम्स दरभंगा में बनना है, इसकी जमीन अभी भारत सरकार बिहार सरकार ने दी रही है। वैसे ही जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में 14 में 723 यूनिवर्सिटी था, 723, और आज 1,163 यूनिवर्सिटी काम कर रही है देश में। IIT जहां बच्चे हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, 14 में 16 था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 23 किया है। IIM जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है वो 13 था 14 में, आज उसकी संख्या बढ़ के 20 हो गई। बिजली उत्पादन हमने तय किया था कि हम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस काम को पूरी तरह अंजाम देने का काम किया। देश के सुदूर इलाके में, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या कोई और इलाका हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से संपन्न करने का काम किया है। और जरूरी है था कि अगर हम बिजली पहुंचा रहे हैं गांव-गांव में, तो बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। देश में 2014 में बिजली उत्पादन क्षमता जो थी, जो 2.34 लाख मेगावाट, ये बिजली का उत्पादन 2014 में होता था, और आज 4.17 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन देश में हो रहा है। गैस कनेक्शन, मैं उसकी उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल गैस कनेक्शन पूरे देश में, चाहे कोई वर्ग हो, वो था 14 करोड़ 52 लाख, 14 करोड़ 52 लाख गैस कनेक्शन 14 में था। आज वो बढ़ करके हो गया है 31 करोड़ 36 लाख। मैं सड़क मंत्री रहा हूं तो बिना रोड की बात की तो मेरा तो मन ही नहीं मानेगा। और नेशनल हाईवे 14 में था 91,287 किलोमीटर, आज बढ़ के हो गया है 1,45,240 किलोमीटर। एयरपोर्ट, मोदी जी की सोच है कि अब हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के आने जाने का साधन नहीं, सामान्य व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा करते। मैं देखता हूँ जब दिल्ली वगैरह से लौटता हूँ तो अब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी हवाई यात्राओं में मुझे दिखते हैं। पहले 14 में 74 एयरपोर्ट था भारत में, आज एयरपोर्ट की संख्या बढ़ के हो गई है 148। बिहार में ये 3 काम कर रहा है। दरभंगा का एयरपोर्ट तो मोदी जी के कार्यकाल में ही चालू हुआ, गया पहले से चालू है, पटना पहले से चालू है। पटना का और विस्तार करना है, उसके लिए जमीन की उपलब्धता अभी बिहार सरकार के लंबित। रेल मार्गों को जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया वो 2014 में था 21,614 किलोमीटर, आज बढ़ के हो गया है 58,812 किलोमीटर। ITI में भी हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। ITI 14 में था 11,847 और आज बढ़ के हो गया है 14,955, 80,466। डॉक्टर की कमी को देखते हुए मोदी जी की सरकार ने सीटों को बढ़ा करके अब उनकी संख्या हो गई 1,52,129। मेट्रो
14 में 5 शहर में केवल था, अब उसका विस्तार 20 शहरों तक पहुंच गया। आप जानते हैं कि कोरोना काल में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, सब लोग परेशान थे, लेकिन उस अर्थव्यवस्था इस परेशानी के बाद भी भारत ने अपनी आर्थिक उन्नति के मार्ग को रुका नहीं। हम आगे बढ़ते गए। जहाँ 14 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे दुनिया की, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, आज से 75 साल पहले जिस इंग्लैंड के हम गुलाम थे, उस इंग्लैंड को भी अर्थव्यवस्था में पछाड़ करके हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है। और आने वाले कुछ वर्षों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के 2014 में मोबाइल तो आजकल हर घर हर हाथ में है। मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में हम दुनिया में 12वें स्थान पर थे। आज भारत मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में आज दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत आ गया है, ये गर्व की बात है। वैसे ही ऑटोमोबाइल निर्माण, मोटरसाइकिल, कार, इस सब के निर्माण में हम पहले दुनिया में 7वें नंबर पर थे, आज भारत 3रे नंबर पे आ गया। और मैंने बताया था डिजिटल पेमेंट के बारे में हम नंबर 1 हो गए। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत आज दुनिया का नंबर 1 है। जहां मैंने कहा 40% डिजिटल पेमेंट केवल भारत में होता है दुनिया के टोटल का। जो रोड नेटवर्क है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है अमेरिका का। भारत आज पूरे दुनिया में अमेरिका के बाद रोड नेटवर्क में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। रेल नेटवर्क में आज भारत दुनिया में 4थे नंबर पे है। और मेट्रो नेटवर्क में भी आज भारत 6ठे नंबर पे है। मित्रों, जहां 14 तक नेशनल हाईवे का निर्माण प्रतिदिन 12 किलोमीटर होता था, आज नेशनल हाईवे का निर्माण प्रतिदिन 40 किलोमीटर होता है देश में। पहले प्रतिदिन मेट्रो का विस्तार 600 मीटर होता था प्रतिदिन, आज मेट्रो के विस्तार का काम प्रतिदिन 6000 मीटर होता है। खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या 14 में 39% थी, आज देश 100% खुले में शौच से मुक्ति पा